कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी इस इंग्लिश पोइम को ध्यान से देखें। इस पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये आपकी पहली पोइम है और बहुत ही सुंदर पोइम है जो कि अमेरिकन लेखक द्वारा लिखी गई है। उसका भी पूरा जीवन परिचय देंगे कि उसका क्या था और क्या योगदान रहा साहित्य में, इंग्लिश में क्या योगदान रहा और उसने इस कविता के माध्यम से हम आप लोगों को कौन सी शिक्षा देने की कोशिश की है। ये सारी चर्चा हम इसको करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले आप सभी लोग जितने भी छात्र हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें ताकि आपके स्टडी का हर मटेरियल आपके पास तक पहुंच सके। देखिए, इस कवि का जो नाम है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 में हुई थी। ये अमेरिकन कवि थे। इनकी रचनाएं अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हो चुकी थी और ग्रामीण जीवन की यथार्थपूर्ण चित्रण, मतलब इन्होंने जो भी इसमें दर्शाया उसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण था और अमेरिकन देशज भाषा, अमेरिका की जो लोकल भाषा थी उस पर अधिकार होने की वजह से उन्हें साहित्य में बहुत अधिक सम्मान भी मिला था। उनकी जो गिनती थी 20वीं सदी के लोकप्रिय और समीक्षकों द्वारा सम्मानित कवि के रूप में की जाती थी। इसका मतलब कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि थे। फ्रॉस्ट को उनके लेखन के लिए ढेर सारे सम्मान और इन्हें पुरस्कार भी मिले। सिर्फ कविता लेखन के लिए ही फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही पहुँचे हुए लेखक थे जिन्होंने अपने इंग्लिश भाषा के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये इनका फोटो है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास किया है, या फिर उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि हर बार हमारी सोच किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी वस्तु के लिए गलत नहीं हो सकती। इन्होंने यहाँ पर एक कौवे और एक हेमलॉक ट्री, कौवे को काला प्रतीक माना गया है या फिर कह सकते हैं कौवे को एक अशुभ प्रतीक भी माना गया है। कौवे का बार बार देखना ये एक अशुभ प्रतीक माना गया है इनके अनुसार। इसके अलावा एक हेमलॉक ट्री है जो कि सफ़ेद पुष्प का एक जहरीला पौधा होता है, जहरीला पौधा होता है और इसको भी नेगेटिव ही एनर्जी देने वाला पौधा माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषैला पौधा है तो इसको भी नेगेटिव एनर्जी वाला माना गया है। तो कवि ने बताया है कि किस प्रकार कुछ लोग इन चीज़ों को देखते हैं और फिर इसके बाद अपने मन में एक धड़ा बैठा लेते हैं कि वास्तव में अब हमारे साथ गलत होगा या अब कुछ गलत होने वाला है। ये आपका हेमलॉक ट्री है। इसके अलावा ये देखिए कौवे की कहानी है। इसमें क्या होता है कि इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, हमारे इंडियन कल्चर में आपने देखा होगा कि कई बार लोग बिल्ली के रास्ता काट जाने से उस रास्ते को आगे पार करने में बुराई समझते हैं या फिर वो सोचते हैं कि अब हमारे साथ वास्तव में कुछ अशुभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, कोई अंधा व्यक्ति या कोई एक आंख से अंधा व्यक्ति अगर इस तरह का कुछ मिल जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में अब हमारा दिन खराब होने वाला है। इस तरह की कई रूढ़िवादी परंपराएं हमारे यहाँ चलती हैं जिसके चलते व्यक्ति अंधविश्वास में फंसा हुआ है। लेकिन कवि क्या कहना है कि यदि हम अपने मन में एक गलत धारणा किसी वस्तु के लिए न बैठाएं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकती है। कई बार वे वस्तुएं या वे चीज़ें जिनके लिए हमने एक गलत धारणा बैठा कर रखी है, वही वस्तुएं और वही चीज़ें कभी कभी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। तो देखिए इस कविता में मैं कुछ बताता हूँ आपको। इसके पहले स्टेंजा में है द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मे द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसका मतलब है, पहले पैराग्राफ में बताया गया है, एक कौवा यहाँ पर डस्ट का मतलब ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी से नहीं है। डस्ट का मतलब यहाँ पर मिट्टी से नहीं, यहाँ पर मतलब है गिरने से।
मतलब कोई भी चीज़ गिरती है, और कौवा और हेमलॉक ट्री इन दोनों को फियर मतलब भय, डेथ और ग्लूम, ये इनको बुरा प्रतीक माना गया है। और ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं कभी भी खुशी प्रदर्शित नहीं करते हैं। कवि के अनुसार द वे ऑफ क्रो, कौवे के रास्ते में, सुख सुख का मतलब होता है वैसे चिकना या नुकीला या अग्रभाग, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ कौवे के से लिया गया है। तो यहाँ पर कौवा क्या करता है कि जब कौवा किसी बर्फीले पेड़ पर बैठा होता है, जिस पेड़ पर बर्फ जमी होती है, यदि उस पर बैठता है और जब लेखक उसे देख लेता है, कवि उसे देख लेता है, तो कवि के मन में एक गलत धारणा हो जाती है कि वास्तव में अब मेरा दिन बुरा होने वाला है, और वह उदास हो जाता है। उसे देखकर वह उदास हो जाता है। लेकिन तभी क्या होता है कि वो कौवा फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता कह सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि ये उड़ने वाला होता है, या फिर कह सकते हैं उसके पंखों के मूवमेंट से जो पेड़ में जमी हुई बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा गिरते हैं। जैसे वो थोड़ा थोड़ा सा गिरते हैं, तो देखिए ये पहला स्ट्रेंजर का अर्थ हो गया। जैसे वो थोड़े थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, तो हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो इसके साथ ही वो मेरे मन को भी बदल देते हैं, वो मेरे मूड को भी बदल देते हैं। हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मन को और मेरे हृदय को या मेरी भावनाओं को वो चेंज कर देते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रब्ड, और जो मेरा दिन खराब होने वाला था, बुरा होने वाला था, मैंने ये धड़ा बना ली थी, लेकिन वो दिन अब मेरा अच्छा गुजरेगा, क्योंकि अब जो ये बर्फ़ के टुकड़े गिरे मेरे ऊपर, इसने मेरे मन को खुश कर दिया, और मन के खुश होते ही अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा जो गुजरने वाला दिन होगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जिन चीज़ों पे हम बुराई देखते हैं, कभी कभी वही चीज़ें हमें बहुत बड़ी खुशी भी दे सकते हैं। तो फिर से हम एक बार इस अर्थ को देखेंगे। द वे ए क्रो शुक डाउन टू ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। फिर से इसको देखिएगा, इसका अर्थ बनाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि एक कौवा, क्योंकि कविता में सारी चीज़ें दी नहीं होती हैं, आपको कुछ जोड़ना भी पड़ता है और कुछ हटाना भी पड़ सकता है। तो हटाने के लिए तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में दिया होता है, तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। द वे इट क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं कौवा और हेमलॉक ट्री मतलब जहरीला पौधा है, इन दोनों को एक बुराई का प्रतीक माना गया है। जिस तरह बिल्ली रास्ता काटती है तो उसको भी एक बुराई का प्रतीक ही माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारे मन में एक गलत धारणा बैठी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कौवा एक ऐसे पेड़ पर बैठा होता है, एक हेमलॉक पेड़ पर बैठा होता है जिसमें बर्फ़ जमी होती है, और जब वो उड़ने की कोशिश करता है, या कह सकते हैं फड़फड़ाता है, या फिर उठने वाला होता है, तो उसके पंखों के टकराने से या उसके फड़फड़ाने से बर्फ़ के कुछ पीस लेखक के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ पर लेखक उनको देखकर उदास हो गया था, दुखी हो गया था। उसने मन में एक धारणा बैठा ली थी कि अब मेरा दिन बुरा होने वाला है, या मेरा दिन अब बुरा जाने वाला है। लेकिन जैसे वो बर्फ़ के टुकड़े या फिर कह सकते हैं बर्फ़ की धूल मेरे ऊपर गिरती है, मेरा मन और हृदय पूरी तरह चेंज हो जाता है, पूरी तरह बदल जाता है, और मैं खुश हो जाता हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो बचा हुआ पार्ट था उस दिन का, जो बचा हुआ पार्ट था उस समय का, ऑफ ए डे आई हैड रब्ड, तो वो मेरा बर्बाद होने से बच जाता है। रब्ड का मतलब होता है बर्बाद होना, वो मेरा बर्बाद होने से बच जाता है। इसका मतलब कि वो कौवा जिसके लिए मैंने गलत धारणा बैठा ली थी, वह हेमलॉक ट्री जिसके लिए मैंने गलत धारणा बैठा ली थी, इसके बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने मेरे मन को खुश कर दिया, मेरे हृदय को खुश कर दिया, और मेरा दिन अब अच्छा जाने वाला है। तो हमें आपको भी इस पाठ से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें आपको भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी वस्तु के लिए कभी भी गलत धारणा बैठा कर नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कि आप ये बताइए, उस क्रो को, उस कौवे को नहीं पता कि उसके लिए हमारे मन में क्या धारणा बैठी हुई है। वो तो कहीं भी आके बैठ सकता है, कभी भी बैठ सकता है, लेकिन हमने अपने मन में यदि उसके लिए गलत चीज़ें बैठा के रखी हैं, तो वहाँ पर हम लोग अपना नुकसान कर देते हैं। जैसे बिल्ली है, उसको नहीं पता कि उसके प्रति हमारे मन में और आपके मन में क्या भावनाएं बैठी हुई हैं, लेकिन यदि हमने उसके मन
उसके प्रति अपने मन में एक बुरी भावनाएं बना के रखी हैं, तो ये प्रकृति ही हमारी सारी बातें सुनती है। जब हम कहते हैं कि अब हमारे साथ बुरा होगा, अब हमारे साथ बुरा होगा, अब हमारे साथ बुरा होगा, तो वास्तव में हमारे साथ बुरा ही होता है। और हम जब बोलते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा और अच्छा होगा, तो वास्तव में हमारे साथ अच्छा होता है। तो इस कविता से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कभी किसी वस्तु विशेष के लिए या किसी स्पेशल किसी व्यक्ति या विशेष के लिए कभी भी गलत धारणा अपने जीवन में बनाकर नहीं रखनी है। इसके बाद इसमें दो चीज़ें और, राइमिंग वर्ड भी आ सकते हैं। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। तो देखिए पहले लाइन में देखिए द वे ऑफ ए क्रो, तो यहाँ पर क्रो, और तीसरे लाइन में देखिए द डस्ट ऑफ स्नो। द क्रो और स्नो में जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उच्चारण थोड़ा सा एक जैसा होता है, तो ये आपके राइमिंग वर्ड होंगे। सेकंड स्टैंजा में देखिए हैज़ गिवन माई हर्ट और एंड सेप्ड सम पार्ट, पहली लाइन और तीसरी लाइन, इसमें भी राइमिंग वर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाठ आपने, जो कविता थी ये आपने बहुत, जितने भी बच्चे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और मैक्सिमम दोस्तों को इसमें हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक कोचिंग विहीन शिक्षा, जिसमें आप निःशुल्क शिक्षा लेकर आप अपने अच्छी मार्किंग कर सकें, एक अच्छा रिजल्ट बना सकें। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों में भी ऐसी शिक्षा दी जाती है जो आपको शायद ऑफलाइन में भी मिलती होगी। तो फटाफट आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और उनसे बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास तक जाता रहे। धन्यवाद।